हेलो फ्रेंड्स, जियोग्राफी के इस वीडियो में हमारा आज का टॉपिक है बहिर्जात बल। जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो में अंतर्जात बल के बारे में बता चुके हैं, तो बहिर्जात जो बल होता है वो पृथ्वी के बाहर अर्थात पृथ्वी के बाह्य सतह पर लगने वाला बल होता है। बहिर्जात नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, बहिर मतलब बाहर की ओर। तो पृथ्वी के स्थल पर बाहर की तरफ जो बल लगता है उस वजह से दो क्रियाएं होती हैं, एक अपक्षय और एक अपर्दन। ठीक, तो अपक्षय और अपर्दन जो हैं वो पृथ्वी के बहिर्जात बल के उदाहरण हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अपक्षय क्या होता है। जैसे कोई बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, उनमें विभिन्न कारकों के द्वारा उनका छोटे छोटे भागों में निरंतर टूटते रहना क्या है, अपक्षय है। तो अपक्षय अपने ही स्थान पर होता है, जो क्षरण हो रहा है वो अपने ही स्थान पर होता है, इसीलिए अपक्षय एक स्थैतिक प्रक्रिया है, वो गति नहीं करती है। जबकि ये जो क्षरण हुआ है इसका पवन के द्वारा या जल या नदियों के द्वारा दूसरे स्थानों तक जाना ये अपर्दन कहलाता है। इसलिए इसमें स्थान परिवर्तन हो रहा है, तो अपर्दन एक गतिशील प्रक्रिया है। ठीक है, तो बहिर्जात बल का उदाहरण हमने क्या जाना। बहिर्जात बल के प्रकार हैं अपक्षय और अपर्दन, जिसमें अपक्षय स्थैतिक प्रक्रिया है जबकि अपर्दन गतिशील प्रक्रिया है। अपक्षय में भौतिक अपक्षय होता है तो उसको विघटन बोलते हैं, और ये ज़्यादातर उष्ण यानी कि गर्म और शुष्क मरुस्थल, जो सूखे मरुस्थल हैं जहाँ वायु में नमी की कमी होती है, उन स्थानों पर भौतिक अपक्षय होता है। जबकि रासायनिक अपक्षय जो होता है वो वियोजन कहलाता है। ये उष्ण कटिबंधी आर्द्र भागों में यानी ऐसे स्थानों पर होता है जहाँ पर तापमान कुछ अधिक हो और वायु में नमी हो। तो इस प्रकार से अपक्षय में भौतिक अपक्षय और रासायनिक अपक्षय आएंगे। भौतिक अपक्षय उष्ण और शुष्क मरुस्थलों में, जबकि रासायनिक अपक्षय उष्ण कटिबंधी आर्द्र भागों में होता है। अपर्दन हमने जान ही लिया कि जो अपक्षय हुआ है उसका गतिशील होकर के दूसरे स्थानों तक पहुंचना क्या कहलाता है, अपर्दन कहलाता है। तो इस प्रकार से अगर हम अपक्षय पर आएँ तो अपक्षय जैसा कि हमने जाना कि बड़ी बड़ी जो रॉक्स यानी चट्टानें हैं या विभिन्न भू आकृतियाँ हैं उनका धीरे धीरे क्षरण होना ही, तो वही लिखा है रॉक्स का अपने स्थानों पर टूटना अपक्षय है। अब अगर ये भौतिक अपक्षय है तो इसी को हम लोग यांत्रिक अपक्षय भी बोलते हैं। ये ताप, दाब और घर्षण तीन क्रियाओं से भौतिक अपक्षय होता है। तापमान अधिक होना लगातार, जिसकी वजह से चट्टानों में प्रसार होता है, चट्टानें फैलती हैं और टूटती हैं। दाब पड़ने से टूटती हैं और घर्षण की क्रिया द्वारा। रासायनिक अपक्षय की अगर बात की जाए तो इसमें ऑक्सीकरण, कार्बोनेटीकरण और जल योजन यानी हाइड्रेशन की प्रक्रिया द्वारा रासायनिक अपक्षय होता है। जबकि जैविक अपक्षय वनस्पतिक यानी वनस्पतियों पेड़ पौधों द्वारा, जैविक यानी कि जंतुओं द्वारा, और मानवीकृत जैसे मनुष्य भी कई बार कृत्रिम विधियों द्वारा डायनामाइट आदि के प्रयोग से चट्टानों को तोड़ता है और रास्ते या मार्ग बनाता है, तो ये मानवीकृत अपक्षय होगा। अपर्दन चक्र की अगर बात की जाए तो अपर्दन चक्र एक ऐसा चक्र है जिसमें बहिर्जात और अंतर्जात दोनों प्रकार के बल सम्मिलित हैं। ठीक है, इन दोनों के मिलने से अपर्दन चक्र चलता है और अलग अलग स्थल आकृतियाँ बनती हैं। ये जो स्थल आकृतियाँ बनती हैं तो हमें ध्यान देने वाली बात होती है, अगर ये एक समतल है तो समतल पर कई बार कुछ उभार बन जाते हैं, उभार बनते हैं। ठीक है, तो ये जमाव की वजह से होता है। इसको क्या कहेंगे हम लोग, निक्षेपण कहेंगे, निक्षेपण की वजह से। और अगर लगातार इस समतल से चीज़ें हट करके जाती चली जा रही हैं तो नीचे की ओर एक गड्ढा बन जाएगा। ठीक है, ये अपर्दन की क्रियाओं द्वारा हो सकता है। तो अपर्दन और निक्षेपण इस प्रकार की क्रियाओं द्वारा अलग अलग स्थल आकृति बनती हैं। तो अगर हम देखें बहिर्जात बल में तो नदियों का जो बहता जल है वो भी बहिर्जात बल के कारण होता है, जिसकी वजह से नदियों का जल बहता है। कई बार नदियाँ ढलान से नीचे की ओर बहती हैं तो उनको गति मिलती है। तो कोई भी नदी, जैसे एक नदी है, ये एक क्षेत्र में मैदानी क्षेत्र में बह रही है और इससे दाएं और बाएं किनारे से आकर के अलग अलग इसकी नदियाँ मिल रही, वो सहायक नदियाँ बोली जाएंगी। तो ये पूरा इतना क्षेत्र जितने में जल लेकर के ये बह रही है, ये बोला जाता है नदी का प्रवाह क्षेत्र या नदी द्रोणी या जल ग्रहण क्षेत्र। ठीक, तो कोई मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जितने क्षेत्र में जल को लेकर के बह रही है वो उसका क्या हो जाता है, जल
संग्रहण क्षेत्र, ठीक है, या इसी को प्रवाह क्षेत्र या नदी द्रोणी कहते हैं। तो जब ये नदी बहती है तो ये अलग अलग आकार बना देती है बहने की वजह से मृदा स्थल पर। वो आकार और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे वी आकार की घाटी, अभी नीचे हम चित्र में देखेंगे भी। इसमें क्या होता है कि ये नदी बह रही है और नीचे की ओर एक घाटी बना देती है, ठीक है, फिर इस तरीके से कुछ बहती है, तो इसको वी आकार की घाटी कहते हैं। घाटी क्या होती है? ये बहुत सकरी और गहरी घाटी होती है। सकरी मतलब हो गया पतली है और अंदर की ओर गहरी है, तो क्या हो जाएगा? ये घाटी हो जाएंगी। इसी को हम लोग गार्ज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गार्ज या कंदरा। कुछ प्रमुख गार्ज के उदाहरण जैसे सिंधु नदी, सिंधु गार्ज, सतलज नदी, सिपकिला गार्ज हिमाचल प्रदेश, ब्रह्मपुत्र नदी दिहांग गार्ज अरुणाचल प्रदेश में बनाती है। और यही गार्ज जब और गहरे हो जाते हैं तो इन्हीं के विस्तृत रूप को हम लोग कैनियन कहने लगते हैं। क्या कहते हैं? कैनियन। तो गार्ज का ही विस्तृत रूप कैनियन कहलाता है। और कैनियन का बहुत अच्छा उदाहरण है कोलोराडो नदी का ग्रैंड कैनियन। ठीक, तो ग्रैंड कैनियन कौन नदी बनाती है? कोलोराडो नदी बनाती है, वी आकार की घाटी है। जलप्रपात बहुत ही महत्वपूर्ण है। जलप्रपात क्या होता है कि जैसे कोई नदी, ये समतल एरिया है, समतल एरिया से ऊंचाई से अचानक नीचे की ओर ये नदी तीव्र वेग से बह रही हो और इसका जल कई भागों में बढ़ जाता है, तो इसको क्या कह देते हैं? जलप्रपात। तो इसमें जल ऊंचाई से नीचे की ओर तीव्र वेग से नदियों द्वारा बहता है। नदियों का जल ऊंचाई से वेग से नीचे गिरता है। अब जल प्रपात कई ऐसे हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इनको याद रखना है। जैसे नियाग्रा जलप्रपात अमेरिका में है, नियाग्रा नदी पर। कौन सा? नियाग्रा जलप्रपात अमेरिका में नियाग्रा नदी पर। इसी प्रकार से विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर है, साउथ अफ्रीका में। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर, साउथ अफ्रीका में। भारत में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ऊंचा है जोग या गोरसप्पा। जोग या गोरसप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर है, ये 260 मीटर ऊंचा है, भारत के कर्नाटक राज्य में है। ठीक है। इसी प्रकार से धुआंधार जलप्रपात, ये नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में। कौन सा? धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश। और हुंडरू जलप्रपात ये झारखंड राज्य में है, सुवर्ण रेखा नदी पर। हुंडरू जलप्रपात झारखंड में सुवर्ण रेखा नदी पर। तो ये महत्वपूर्ण जलप्रपात हैं। और जलोढ़ शंकु और जलोढ़ पंख भी नदियों के जल से बनते हैं। जलोढ़ शंकु के द्वारा भाबर प्रदेश का निर्माण होता, पथरीली मिट्टी होती है ये, जबकि जलोढ़ पंख के द्वारा तराई मैदान बनते हैं। होता क्या है कि जब नदी ढलांग से नीचे की ओर आ रही होती है और ढलांग जहाँ पर ख़त्म हो जाती है तो बड़े बड़े पत्थरों को आगे खींच के नहीं ले जा पाती है, तो ऐसी संरचना जलोढ़ शंकु बनती है। जबकि जब नदी अवसाद मिट्टी को आगे ले जाकर के छोड़ देती है तो जलोढ़ पंख बनते हैं। ठीक है। तो जलोढ़ शंकु से भाबर क्षेत्र बनता है, पथरीली मिट्टी है, जबकि जलोढ़ पंख से तराई या मैदानी क्षेत्र बनते हैं। इसी क्रम में गोखुर झील भी महत्वपूर्ण है। गोखुर झील क्या होता है कि जब कोई नदी, जैसे ये कोई नदी बह रही है और एक किनारे पर कुछ स्थान पर अपना मार्ग बदल लेती है, फिर अपना मुख्य मार्ग पकड़ लेती है, तो यहाँ पर इस प्रकार की जो संरचना बनती है नदी के विचलन से, ये बन जाती है गोखुर झील। जैसे जम्मू कश्मीर की वुलर झील, ठीक है, झेलम नदी पर है वुलर झील, महत्वपूर्ण है। और किस नदी पर है? झेलम नदी पर, जम्मू कश्मीर में। इसी प्रकार से डेल्टा भी बनते हैं। डेल्टा क्या होता है कि जब निम्नवर्ती मैदानों में, जैसे नीचे की ओर मैदान बढ़ता है, नदी ऊंचाई से नीचे की ओर मैदानों में आती है तो ढलान की कमी हो जाती है और नदी अवसाद खूब सारा अपने साथ लाई होती है, तो इस वजह से अवसादों के इकट्ठा होने से डेल्टा बनते हैं। ठीक है। तो कुछ प्रमुख डेल्टा भी देख लिए जाएँ। जैसे चापाकार डेल्टा पूछा जाता है, ये नील नदी बनाती है और गंगा ब्रह्मपुत्र नदी भी बनाती है। पच्छी पंजाकार डेल्टा मिसिसिपी मिसौरी नदी बनाती है। ज्वार नद मुख डेल्टा ये नर्मदा और ताप्ती नदियाँ बनाती हैं, जो कि अरब सागर में गिरती हैं। ठीक। जमीन के अंदर भूमिगत जो जल होता है वो भी पृथ्वी के बहिर्जात जल का बल का उदाहरण है और इससे कार्स्ट नाम की स्थलाकृति बनती है। जमीन के अंदर ही, जैसे कि ये जमीन के अंदर का हिस्सा है, तो चूने और कैल्शियम के जमावट की वजह से जो छत पर जमीन, भूमिगत जमीन की लेयर में जो छत पर जमाव बनता है उसको बोलते हैं स्टैलेक्टाइट, और जबकि फर्श पर जो जमाव बनता है उसको बोलते हैं स्टैलेग्माइट।
माइट, ये भी पूछा जाता है। ठीक है। अब अगर सागरीय जल की बात करें, नदी का जल बहता जल हो गया, सागरीय जल की भी अगर बात की जाए तो सागरीय जल में एक तो उदाहरण है कनेक्टिंग का, इससे लगून झीलें बनती हैं। कनेक्टिंग क्या होता है कि जहाँ पर कोई स्थल खंड और ये सागरीय जल, ठीक है, नदी के मुख्य ताजे जल से मिल रहा होता है, तो इस तरीके से कनेक्टिंग, दोनों को कनेक्ट करने वाला स्थान बनता है, इसीलिए उसको रोधिका बोलते हैं। कुछ प्रमुख ऐसी झीलें लगून झील बोली जाती हैं। कुछ प्रमुख लगून झील, चिल्का झील उड़ीसा में। कौन सी? चिल्का झील उड़ीसा में। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में। वेम्बनाड झील केरल में। चिल्का उड़ीसा, पुलिकट आंध्र प्रदेश, वेम्बनाड केरल में। ठीक है। अब अगर हिमानी की बात की जाए तो जो हिमानी है, हिमानी का मतलब है हिम यानी कि बर्फ़, ये बर्फ़ से बनी हुई संरचनाएं होती हैं, तो ये पर्वत और ध्रुवों पर पाई जाती हैं। हिम का आवरण है, जैसे सियाचिन हिमानी, ये काराकोरम श्रेणी में पाया जाता है। और ड्रमलिन की अगर बात करें तो ये हिमानी का तलस्थ गुंबदाकार, जैसे ये बर्फ़ के जमाव हैं, तो जमाव का जो नीचे तल वाला हिस्सा हुआ, यहाँ पर इस तरीके से कुछ गुंबद के आकार की जो संरचना बनती है, ये ड्रमलिन है। ठीक है। तो ये बर्फ़ के जमाव से बनती है। अब जो पवनें चलती हैं, पवनें भी उदाहरण हैं बहिर्जात बल का, क्योंकि पृथ्वी के बाह्य सतह पर हैं, ज़मीन के अंदर तो चलती नहीं है। तो जो पवनें हैं ये शुष्क और मरुस्थल भागों में अपर्दन का कारक बनती हैं। क्या करती हैं? जहाँ पर नमी कम होती है वहाँ पर मिट्टी को उड़ा करके दूर तक ले जाती हैं, अपर्दन करती हैं। तो इससे कुछ संरचनाएं बनती हैं पवन से। बालुका स्तूप, बालुका स्तूप में जैसे बरखान, लूनेट, व्हेलबैक, सीफ, तारा, इस प्रकार के उदाहरण हैं बालुका स्तूप के। लोयस की बात की जाए तो लोयस उपजाऊ मिट्टी है। तो सहारा के गोबी मरुस्थल, जो मरुस्थल है, वहाँ से चीन में मिट्टी ले जा करके पवन द्वारा पहुँचाई गई और लोयस पठार या लोयस मिट्टी का निर्माण किया गया। इसी तरीके से पवन द्वारा पेडिमेंट, प्लाया, बहादा, यारडंग, ये सारी संरचनाएं बनती हैं पवन द्वारा। अगर इसको हम इस चार्ट के माध्यम से समझें तो देखिए, बहता हुआ जल, इसमें अपघर्षण, घर्षण, ये सारी क्रियाएं लगती हैं। अपर्दन की क्रिया यानी क्षरण के द्वारा वी आकार की घाटी, आई आकार की घाटी, ये सब संरचनाएं बनती हैं, ऊपर आपने पढ़ा ही। निक्षेपण यानी कि जमाव, चीज़ों के जमा होने से। जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु, मैदान, डेल्टा, ये बनते हैं। ठीक, दोनों को समझना है। अपर्दन में चीज़ें क्षरण हो रही हैं यानी कि टूट रही हैं, जबकि निक्षेपण में नदियों द्वारा लाके जमाव इकट्ठा किया जा रहा है। हिमानी की अगर बात की जाए, इसमें भी अपघर्षण लगता है, इसमें यू आकार की घाटी बनती है। ठीक है। और अगर देखें निक्षेपण में तो इसमें ड्रमलिन, अभी आपने पढ़ा, ड्रमलिन बनते हैं, हिमोड़ बनते हैं। ठीक है। पवन की अगर इसमें बात की जाए तो पवनों में देखिए ध्यान से, पवन अगर आपका अपक्षय या अपर्दन करते हैं तो इनसे इंसेलबर्ग बनता है। ठीक है। या यारडंग आपने पढ़ा बनता है। जबकि जमाव से बालुका स्तूप, बरखान, लूनेट, लोयस, जैसे चीन का मैदान लोयस का, गोबी मरुस्थल से बनाया हुआ, पलाया, ये सब बनते हैं। सागरीय जल में अगर देखा जाए तो सागरीय जल में भी रोधिका यानी कनेक्टिंग लगून झील, ठीक, ये सब निक्षेपण से बनती हैं। जबकि अपघर्षण से क्या बनती हैं? तटीय कंदरा बनती हैं। भूमिगत जल में अगर हम लोग देखें तो भूमिगत जल में भी कंदराएं जमीन के अंदर बनती हैं, जबकि निक्षेपण या जमाव से फर्श पर बन रहा था स्टेलेक्टाइट, और नीचे फर्श पर बन रहा था स्टेलेगमाइट, छत पर बन रहा था स्टेलेक्टाइट। तो स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट बनते हैं। अगर चित्र में जो हमने ऊपर पढ़ा उसको देखें तो ये है जल गर्तिका। देखिए, जल की वजह से गर्तिका बन रही है। ठीक, ये नदी है, नदी के तल पर निचले हिस्से में जल के गड्ढे बन रहे हैं, तो ये झीलें बन जाती हैं। और ये नदी बह रही है और देखिए वी आकार की घाटी बना रही है, तो ये होगी वी आकार की घाटी। ये और गहरी हो जाएगी तो यही कैनियन कहलाएगी, जैसे कोलोराडो नदी बनाती है, ग्रेट कैनियन। ये जलप्रपात है। देखिए, जल ऊंचाई से नीचे की ओर गिर रहा तो जलप्रपात बन रहा है, जैसे हुंडरू जलप्रपात, स्वर्णरेखा नदी, झारखंड। ठीक है। जोग या गोरसप्पा जलप्रपात, सारावती नदी, कर्नाटक। तो इस प्रकार से, और ये अपर्दन है, ये धीरे धीरे क्षरण होता जा रहा। ठीक है। और नदी इनमें बहने लगती है। तो अगर ये
निचले हिस्से पर अवसाद जमा कर रही तो जलोढ़ पंख, और ऊपरी हिस्से पर पत्थर जमा कर रही तो जलोढ़ शंकु बनाती है। ठीक है। इसी प्रकार से ये डेल्टा और नदी, नदी द्वीप और गोखुर झील। तो इस प्रकार हमने पृथ्वी के बहिर्जात बल को डिटेल में स्टडी किया। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स ऑल ऑफ यू।